अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, सो आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक में से चैप्टर नंबर 5 जो कि हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें से हम मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनकी प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट लॉज जो हैं जैसे कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, दीज ऑल टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द टुडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट पेज पर जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें से है कि एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, सो उसको हम कहते हैं मैटर। तो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, दीज आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं and these include the air that we breathe in, the water we drink and the food we eat. In matter में air भी आता है, water भी आता है, food भी आता है, because these can exist in air category, water in the liquid category and food in the solid category. So जितने भी केसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, जितने भी लिक्विड हैं, जितने सॉलिड्स हैं, these all have a mass and they can occupy space. That's why these all are considered as a matter. So scientific study of matter and their physical state of matter provide an opportunity to understand our world. All the three state of matter जो है ये interconvertible है। हर state of जो matter है, matter का जो state है, solid है, gas है, liquid है, ये convert हो सकता है to another state of matter. when the temperature of solid is increase, अगर हम solid का temperature increase कर लें तो वो convert हो जाते हैं liquid में। इसी तरह अगर हम liquid का temperature increase कर लें तो वो convert हो जाते हैं gaseous state में। So it is considered mandatory that one should know the matter and its physical state and its properties. So आज के इस चैप्टर में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनकी कन्वर्जन। फिर उसके अलावा डिफरेंट जो लॉस हैं वो सारे लॉस भी हम डिस्कस करेंगे। देयर आर मोर स्टेट ऑफ मैटर आल्सो, we are not as familiar with them, nor do we see them every day. So some exist only in theories, others can be reproduced in laboratories, some are new that scientists are still figuring out the details and other might exist. So इस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे यूनिवर्स में कुछ अदर स्टेट ऑफ मैटर भी हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा, जो कि अभी हमने नहीं देखे या हमने उसको बारे में थ्योरीज में पढ़ा है या लेबोरेटरीज में हमने उसको के बारे में पढ़ा है। सो दैट इंक्लूड प्लाज्मास जो कि इतने कॉमन नहीं है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज आर वेरी कॉमन टू अस एंड हम जो है उन्हें देख सकते हैं अपने डेली लाइफ जो है हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं इन स्टेट ऑफ मैटर को डिफरेंट फॉर्म्स में। बट जो प्लाज्मा है या जो लिक्विड क्रिस्टल है, सुपर फ्लूइड्स हैं, सुपर सॉलिड्स हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, ये भी स्टेट ऑफ मैटर है। बट ये वाले स्टेट ऑफ मैटर इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते, सो इसी वजह से ये जो है इतने वेल नोन और इतने कॉमन नहीं है। जो मेन स्टेट ऑफ मैटर है वो थ्री हैं। थ्री में से फर्स्ट है गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली है क्योंकि ये कॉमनली यूज होते हैं, जो कि अदर स्टेट ऑफ मैटर है जैसे कि प्लाज्मा है, लिक्विड क्रिस्टल और ये सारे जितने अदर स्टेट ऑफ मैटर हैं। सो दीज स्टेट ऑफ मैटर जो हैं ये रेयर फॉर्म है और इतने ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं होते, इसलिए हम इनके बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ते। First topic है gaseous state. So the state of matter in which the molecules are far away from each other and there is a weak intermolecular forces of attraction between them. So the particles are free to move in all directions with great speed. Gases जो हैं वो restricted only by the walls of the container. Gas have no definite shape and volume and occupy the whole volume of its container. For example हमारे पास गैस की ये molecules हैं। सो गैस मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से के दरमियान बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान इतनी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के करीब नहीं होते, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होता है क्योंकि इनके दरमियान इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती ताकि ये बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट हो।
वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई इनकी एनर्जी होती है, एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते, इनकी एनर्जी हाई होती है, इसी वजह से एक दूसरे से दूर भागते हैं। हर एक सारी की सारी डायरेक्शंस में ये मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं विद ग्रेट स्पीड। गैसेस जो हैं अगर हम इसको एक कंटेनर में फिलअप कर ले, किसी कंटेनर में हम गैस को फिलअप कर लें, तो उसके वॉल्स के साथ ये स्ट्राइकिंग करेंगे, उसके साथ ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और ये चाहते हैं कि हम इससे एस्केप कर जाए बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इसकी कोई डिफिनेट शेप नहीं होता, ना इनकी कोई वॉल्यूम होती है स्पेसिफिक, सो दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, यानी किसी भी अगर कंटेनर में हम इसको फिलअप कर ले तो वही वॉल्यूम जो है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है, सारे के सारे वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके अलावा जो ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, सो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं और ये जो है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इसकी ये है कि इनडेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस की कोई डिफिनेट वॉल्यूम नहीं है, एंड दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, यानी गैसेस का कोई डिफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ये कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका नहीं होता। जिस कंटेनर में आप इसको फिलअप कर ले तो वही वॉल्यूम, कंटेनर का जितना वॉल्यूम होता है वो सारा का सारा ये ऑक्यूपाई कर लेता है, और जितना स्पेस इसे अगर आप प्रोवाइड कर लो तो सारा का सारा स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर लेता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है इनडेफिनेट शेप। सो गैसेस डू नॉट हैव शेप बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। गैसेस का कोई शेप नहीं होता, और जिस कंटेनर में आप इसको प्लेस कर लो तो उस कंटेनर का जो शेप होता है वही शेप ये ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर वो कंटेनर सर्कल फॉर्म में हो तो ये सर्कल शेप उसका आ जाता है, अगर इसका कंटेनर इस फॉर्म में हो तो वही कंटेनर का जो शेप होता है वही शेप जो है ये गैसेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डिफ्यूजन जो है थर्ड नंबर प्रॉपर्टी डिफ्यूजन है। सो डिफ्यूजन डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव फ्रॉम अ मोर क्राउडेड region to a less crowded region. Once the molecule becomes evenly distributed throughout the medium, there will be no net diffusion in any particular direction. डिफ्यूजन जो है इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, अगर मॉलिक्यूल्स किसी रीजन में हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो, यानी कोई रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो और वो मूव करे टू द लो कंसंट्रेशन रीजन, सो इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव फ्रॉम अ मोर क्राउडेड रीजन टू अ लेस क्राउडेड रीजन, यानी गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब नहीं रहते क्योंकि उनकी एनर्जी हाई होती है, वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। सो इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल का अगर डिफ्यूजन को हम इस तरह डिफाइन कर ले कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड कंडीशन से लेस क्राउडेड कंडीशन की तरफ मूव करे तो इसको भी हम कहते हैं डिफ्यूजन। वंस द मॉलिक्यूल्स बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मीडियम, there will be no net diffusion in any particular direction। अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए किसी भी मीडियम में तो उसके बाद यानी हर जगह पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हो गैसेस की, तो फिर उसके बाद जो नेट डिफ्यूजन होगा इन एनी कोई डिफ्यूजन का प्रोसेस फिर नहीं होगा, क्योंकि सारी जगह जो जितना भी वॉल्यूम होगा, अवेलेबल वॉल्यूम होगा, उनको गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है, तो फिर हमारे पास कोई डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नहीं होगा जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मोशन द गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज वेरी क्विकली एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसी वजह से गैस मॉलिक्यूल जो है उनकी डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बना लेते हैं। सो डिफ्यूजन की डिफिनीशन ये है कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हो और डिफरेंट गैसेस की स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो जाए कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन कर लें ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन और कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आप गैस मॉलिक्यूल को डाल लें जहाँ जिसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हो और उसको हम रिलीज़ कर लें एक कॉर्नर में, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कोई परफ्यूम है उसको हम परफ्यूम के स्मेल जो है वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो एक कॉर्नर में, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी स्मेल जो है वो सारे रूम में स्प्रेड होती जा रही है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। द परफ्यूम मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू अ लोअर कंसंट्रेशन रीजन, एंड इसी तरह फिर स्लोली ग्रेजुअली सारे रूम में उस स्प्रे की या उस परफ्यूम की जो है वो स्मेल जो है वो सारे रूम में इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं।
A volatile liquid perfume जो है evaporate and spread in the air in a very short time. The rate of diffusion of gases varies from gas to gas. यानी gas to gas जो है इनकी diffusion की जो rate है वो वेरी होती हैं। 1833 में थॉमस ग्राहम an English chemist discovered that a lighter gas can diffuse much faster than a heavier gas. थॉमस ग्राहम, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQs, कि एक लाइटर गैस जो होती हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिफ्यूजन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द हैवियर गैसेस. सो वाई लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज मच मोर फास्टली दैन हैवियर गैसेस. आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो आंसर आपके माइंड में आता है आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि लाइटर गैसेस जो है वो क्यों फास्टली वो उनकी डिफ्यूजन फास्टर क्यों होती हैं एज कम्पेयर टू द हैवियर गैसेस. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस. यानी अगर उनका मास कम होता है तो उनकी डिफ्यूजन तेज़ी से क्यों होती है. इज डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द मास. सो ये वाला पॉइंट जो है ये आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते जाएं कि लाइटर गैसेस जो हैं उनकी डिफ्यूजन क्यों होती हैं और इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस हैं तो उनकी डिफ्यूजन जो है उसमें से किसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी और किसकी डिफ्यूजन जो है वो कम होगी. नेक्स्ट टॉपिक है इफ्यूजन. सो इफ्यूजन में है कि व्हेन अ गैस इज अलाउड टू पास थ्रू अ होल ऑफ द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, only one molecule at a time can pass through the hole. The escape of molecule in the gaseous state one by one without collision to a hole of molecular dimension is called effusion. Effusion किसे कहते हैं. effusion and diffusion are same but effusion भी गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है लेकिन गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट बाय अ स्मॉल होल. यानी फॉर एग्जांपल ये कोई मेम्ब्रेन है, किसी भी दो सरफेसेस हैं, दो चैम्बर्स हैं और ये इसमें से मेम्ब्रेन है लेकिन इस मेम्ब्रेन में एक पोर्स हैं. सो पोर में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और अगर इस मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दिस लो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस पोर के थ्रू वन बाय वन मूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस हाई कंसंट्रेशन टू दिस लो कंसंट्रेशन तो फिर इसको हम कहते हैं इफ्यूजन. जैसे कि यहाँ डिफिनीशन है कि द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट वन बाय वन, यानी इस पोर में ये पोर का साइज इस मॉलिक्यूल के साइज की इक्वल है तो फिर इस पोर्स में तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आएगा और वो एस्केप होगा फ्रॉम दिस चैम्बर टू द दिस चैम्बर. सो वन बाय वन जब मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, सो विदाउट कोलिजन, यानी कोलिजन के अलावा अगर वो वन बाय वन वो मूव करेंगे थ्रू अ होल ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन इज कॉल्ड इफ्यूजन. तो इसको हम कहते हैं इफ्यूजन. यू कैन स्मेल द ऑनियन इवन व्हेन द बेग इज टाइटली सील्ड ड्यू टू इफ्यूजन. यानी अगर आपके बेग्स में ऑनियंस प्रेजेंट हैं तो आप उनकी स्मेल आप उसकी स्मेल जो है वो पहचान लेते हो. क्यों? क्योंकि बेग्स में वो टाइटली सील्ड होते हैं लेकिन बेग में जो स्मॉल होल्स होते हैं उनके थ्रू उनकी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो हो रही होती हैं और इसी तरह आपको पता चल जाता है कि बेग्स के अंदर ऑनियन प्रेजेंट है. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई अ गैस फिल्ड बैलून फ्लोटिंग अप इन द रूम कम्स डाउन आफ्टर अ डे और वीक. अगर आप कोई बैलून ले लो और बैलून में कोई गैस फिलअप हो उसको आप किसी रूम में छोड़ दें और एक या दो दिन के बाद आप दोबारा से उस बैलून को ऑब्जर्व करें तो वो बैलून जो होता है वो उसका उसमें जो आपने गैस फिलअप किया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर जो गैस होता है वो बाहर निकल चुका होता है और वो इसी तरह उसका वॉल्यूम जो है वो कम हुआ होता है आफ्टर 1 or 2 days. तो ये क्यों होता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है. हालांकि जो गैस का जो बैलून का जो ऊपर सरफेसेस हैं उसमें से कोई स्पेसिफिक होल्स नहीं होते जिसकी वजह से गैस जो है वो मूव करे. सो फिर आफ्टर 1 or 2 days गैस का जो वॉल्यूम है जो उसका साइज है वो कम क्यों हो जाता है, उनके अंदर जो गैस है तो वो बाहर क्यों निकल जाता है और किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है. So this is all because of effusion. How effusion can decrease the size of this balloon to this. So because इस बैलून की जो सर्फेसिस है इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होल्स होते हैं, इतने स्मॉल कि वो मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज के इक्वल होते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा टाइम के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन मॉलिक्यूल जो है वो इन होल्स के थ्रू मूव होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से
गैस के अंदर जितना बैलून के अंदर जितना गैस है वो ख़त्म होता जाता है और फिर एंड में बैलून का जो साइज़ है वो कम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जितना भी गैस है वो बाहर निकल जाता है। सो दिस बैलून फिल्ड गैस यानी गैस जो अंदर बैलून के अंदर जो गैस है तो सारा का सारा बाहर निकल जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। सो द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये मॉलिक्यूल्स के गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन मूव कर रहे होते हैं या वो कोलाइड कर रहे होते हैं विद अदर विद ईच अदर, या एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं, या अगर कोई कंटेनर है तो इस कंटेनर के वॉल के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं। व्हेन द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल ऑफ द कंटेनर, so they exert the pressure on the wall of container. For exerted by a gas on a per unit area of a container is called, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर। यानी वो गैस का वो मॉलिक्यूल जो किसी भी कंटेनर के वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कोई फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द पर यूनिट एरिया वॉल्यूम, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर, जिसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ बाई ए। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन है, एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है। सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट इन प्रेशर मेजरमेंट, सो यूजुअली इट्स बिगर फॉर्म यानी किलो पास्कल हम यूज़ करते हैं। सी लेवल एट 0 डिग्री टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, या अगर हम इसको दूसरा यूनिट यूज़ करें तो हम इसके लिए टॉर का यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, 760 टॉर। It is termed as a 1 atmospheric pressure. ये this will be equal to the 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल होता है, या अगर हम इसकी जगह टॉर यूनिट यूज़ करें दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के इक्वल भी हो सकता है, एंड मल्टीप्लाई 10 पावर 5 पास्कल के इक्वल भी हो सकता है। Next topic है compressibility. So compressibility, gases are highly compressible. This is because that gas molecules have large empty spaces. Gas molecule जो है ये highly compressible है, but this is because क्यों compressible है, क्योंकि gas molecules के दरमियान बहुत ज़्यादा empty spaces होता है। तो अगर आप इसको compress कर लो तो वो वॉल्यूम जो होता है वो ख़त्म, empty spaces ख़त्म हो जाते हैं और gas molecule एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। So when the pressure is applied on the gases, distance between them जो है वो कम हो जाता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। compressibility of gases जो है उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, यानी प्रेशर में चेंज होने की वजह से उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है, सो दैट विल बी कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा और उतना ही ज़्यादा वो कंप्रेस होगा। फोर्थ 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो होता है वो कंटिन्यूसली मोशन स्टेट में होते हैं बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देम। They move from one place to another as they have weak intermolecular forces और empty spaces होते हैं। That is why gases flow and can be transported through pipes over long distances, और इसी वजह से वो pipes के थ्रू जो है वो long distances cover कर सकते हैं because of the property of mobility. They can move and they can continuously move, तो इसी वजह से because of the weak intermolecular forces, तो इसी वजह से they are mobile. 8 नंबर प्रॉपर्टी है डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो है हम इसको, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। It is clear from the above formula that density is inversely proportional to its volume. The gases occupy all the space available to it because there are weak intermolecular forces and empty spaces. डेंसिटी के फॉर्मूला से ही पता चल जाता है दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो गैस मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं सारा का सारा अवेलेबल स्पेस। क्यों? क्योंकि उसमें से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनमें से स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। सो गैसेस की जो डेंसिटी होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती हैं। गैसेस हैव लो डेंसिटी दैन द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में ले लें, उनकी डेंसिटी होगी
00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम जो है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब जो है यूनिट है वॉल्यूम का। सो ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब जो है ये यूनिट है डेंसिटी की। तो ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है उसका डेंसिटी है 0.00142 एट 0 डिग्री टेम्परेचर। फिर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में। जब लिक्विड ऑक्सीजन को हम ले लें उसकी डेंसिटी होगी 1.149 एट -103 डिग्री, एंड सॉलिड ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, ऑक्सीजन जो है ये गैसेस फॉर्म में इसकी डेंसिटी कम है, फिर उसकी लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है, फिर सॉलिड में उससे ज़्यादा है। सो वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम कम और ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटीज़ में भी डिफरेंस हैं। फिर है laws related to gases. Behavior of gases toward its pressure, volume, temperature and molar amount is governed by the following rule laws. गैसेस की डिफरेंस प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर का और मोलर अमाउंट का इफेक्ट है। गैसेस में डिफरेंट गैसेस डिफरेंट बिहेव करते हैं व्हेन प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोलर अमाउंट इज डिफरेंशिएटेड। सो इसी अकॉर्डिंग हमारे पास लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है 1662, ये डेट आपको मस्त याद होना चाहिए। दैट 1662 में बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल ने अपना एक लॉ दिया था जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन उसने फाइंड आउट किया था, इनवर्स रिलेशन था। एट और कांस्टेंट क्या था, उसने कांस्टेंट रखा था टेम्परेचर को। जब भी हम किसी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो हमने थर्ड चीज़ जो होती है, जो थर्ड जो टर्म होता है उसको कांस्टेंट रखना होता है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो फिर हम इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड नहीं कर सकते। इसकी स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर हम वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली रिलेटेड है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। सो रिलेशन इसका ये है, अगर हम रिलेशन इस साइन को इक्वल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम कांस्टेंट लगाएंगे विच इज़ के बी, एंड इस पी जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो पी बी इज इक्वल टू के बी। जो मेन इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है कि के बी इज इक्वल टू पी बी, which means that when the pressure will be increased, volume decrease, and when volume increase, pressure will be decreased. के भी जो है ये है कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ का। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट मास ऑफ अ गैस इज चेंज, अगर किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए V1 से V2 तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा P1 से P2। सो बॉयल्स लॉ इक्वेशन जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि इस बॉयल्स लॉ इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि P1 और V1 जो है ये इक्वल है P2 और V2 के। अगर हमें दो गैसेस, डिफरेंट गैसेस गिवन हो, उनकी वॉल्यूम गिवन हो, एक का प्रेशर गिवन हो, तो फिर हम दूसरे का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमें तीन चीज़ें गिवन होगी, एक नहीं गिवन होगा इस इक्वेशन में, और फिर हम इस फॉर्मूले के थ्रू उसको फाइंड आउट करेंगे। P1 जो है ये इनिशियल प्रेशर होगा, V1 इनिशियल वॉल्यूम होगा, फिर P2 फाइनल प्रेशर होगा, V2 फाइनल वॉल्यूम। So according to above equation, Boyle's law can also be defined that the product of pressure and volume of a given mass of a gas जो है वो remain constant होता है provided the temperature is constant। अगर temperature constant हो तो फिर हमारे पास pressure और volume का जो product होता है वो भी constant होता है। एक्सपेरिमेंटल इसकी जो प्रूफ है वो भी यहाँ पर गिवन है कि एक्सपेरिमेंटली जो है ये कैसे पॉसिबल है। हमने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो कांस्टेंट हो सकता है किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। द apparatus यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ जो है वो यहाँ पर शो किया गया है। अगर हम कोई गैस ले ले, किसी गैस का कोई स्पेसिफिक मास जो है वो हम इंक्लोज कर ले इस सिलेंडर में, द वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो चेंज करती जाए बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर। ये पिस्टन है जो कि जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज, यहाँ से हमें पता चलेगा कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ से हम प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा और हमें प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज का पता चलेगा इस क्लॉक से। इसके बाद वॉल्यूम एट वेरियस प्रेशर इज नोटेड। फिर वॉल्यूम हम नोट करेंगे, हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, फिर उसके साथ देखेंगे कि क्या वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज आया है या नहीं आया।
इन ईच केस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इज फाउंड अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो हर एक प्रेशर, अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज में जाएगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल हम प्रेशर जो है वो हम करते जाए 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते जाए और वॉल्यूम जो है वो 5 हो, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी 2 5 सो 10 आएगी। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाए 5 करते जाए 2 से 5 करते जाए और वॉल्यूम जो है उसमें डिक्रीज आएगा 2 होगा, तो इससे भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इफ यू प्लॉट द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कर्व लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हिच शोज दैट द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें बॉयल्स लॉ की, तो इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली रिलेशन है। प्रेशर जो है इसको हम लेंगे इंडिपेंडेंट एक्सिस में, क्योंकि प्रेशर इज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड ऑन द प्रेशर। तो इसी वजह से हम वॉल्यूम को डिपेंडेंट एक्सिस में लेंगे और प्रेशर को इंडिपेंडेंट एक्सिस में। अगर प्रेशर जो है उसमें डिक्रीज आएगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर 0 है सो वॉल्यूम 0। अगर यहाँ पर प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है, यानी यहाँ पर प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है सॉरी, यहाँ पर प्रेशर में इंक्रीज, यानी यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 होगा, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, तो इसी तरह वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 0 है, यहाँ पर 1 है, सो 1 पर प्रेशर इतना है, यानी इतना प्रेशर है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर इतना वॉल्यूम ज़्यादा, फिर प्रेशर का ज़्यादा होता गया, यानी प्रेशर फिर हमारे पास इतना होता गया, वॉल्यूम कम होता गया, फिर प्रेशर ज़्यादा, फिर वॉल्यूम कम, फिर प्रेशर और ज़्यादा, वॉल्यूम कम। सो व्हेन प्रेशर विल इंक्रीज वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, सो द प्रोडक्ट जो होगा वो फिर कांस्टेंट होगा। यानी अगर प्रेशर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका प्रोडक्ट होगा 5। अगर प्रेशर जो है ये 2 हो गया, तो ये जो है वो कम होता जाएगा, इससे कम होता जाएगा, यानी ये फिर आएगा 4 पर, तो फिर 4 पर या इससे भी कम होता जाएगा, तो फिर इसका प्रोडक्ट जो है वो भी, यानी एक पैरामीटर जो होगा उसमें इंक्रीज आएगा, दूसरे पैरामीटर में डिक्रीज आएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट जो इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसकी ये है कि अगर प्रेशर में डिक्रीज आएगा, अगर ये इसका ग्राफ ऐसे तब होगा, अगर प्रेशर में डिक्रीज आएगा तो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फिर इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ यूँ होगा। नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो है 1787 में जेकस चार्ल्स जो है उन्होंने रिलेशनशिप दिया था, जिसमें उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर चार्ल्स लॉ ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और टेम्परेचर वॉल्यूम के दरमियान उसने रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया था, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देख लो, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट एट कांस्टेंट प्रेशर। इस साइन को ख़त्म करने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल के साथ हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे विच इज़ के सी। सी शोज चार्ल्स लॉ एंड बी शोज बॉयल्स लॉ। सो इसको अरेंज करके हमारे पास आएगा v बाई टी इज इक्वल टू के सी। सो दिस इज आल्सो मैथमेटिकल फॉर्म, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन हो तो इसमें फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। के सी जो है वो कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो फ्रॉम V1 टू V2, उसमें कोई चेंज आया हो, तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा फ्रॉम T1 टू T2। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया हुआ है that V1 is initial volume, V2 is final volume, T1 is initial temperature and T2 is final temperature. So इसी तरह अगर हमारे पास दो गैसेस गिवन हो और फिर हमने दो गैसेस की में से 3 टर्म्स हमें गिवन होंगी, या वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम्स गिवन होंगे, टेम्परेचर गिवन होगा, हमने दूसरे टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, या हमें दोनों टेम्परेचर गिवन होंगे, एक वॉल्यूम गिवन होगा, हमने दूसरे वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। सो 3 टर्म्स आपको हमेशा एक क्वेश्चन में गिवन होंगे, फिर आपने 4th नंबर टर्म को फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस रिलेशनशिप। फिर एक्सपेरिमेंटल इसकी वेरिफिकेशन ये है कि अपरेटस यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स जो है, इसमें दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर में पिस्टन होगा, द वॉल ऑफ द सिलेंडर जो है वो हीट इंसुलेटर होगा। हीट इंसुलेटर हम इस वजह से लेंगे ताकि वो जो टेम्परेचर है, जो हीट है उसको एब्जॉर्ब ना कर सके, ताकि हमें एक्चुअल हीट
की एब्जॉर्प्शन का पता चल सके कि किस तरह कितनी हीट की एब्जॉर्प्शन के साथ वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। इसी तरह इसमें जो नेक्स्ट है वो है कि वॉल इसका हीट इंसुलेटर होगा, उसका बेस जो होगा वो हीट कंडक्टर होगा, ताकि वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र कर सके टू इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर जो है उसको हम हीट देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। पिस्टन जो है वो मूव अपवर्ड एंड द वॉल्यूम जो है वो उसमें इंक्रीज आएगा। इट इज़ नोटेड फ्रॉम द वेरियस ऑब्जर्वेशन दैट द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि ऊपर प्रेशर वॉल्यूम के का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसी तरह वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। हमने इस रिलेशनशिप को प्रूव करना है। यहाँ पर आप देख लो कि ये कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा, 1 atm प्रेशर होगा जो कि कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से हम जो है टेम्परेचर देंगे और टेम्परेचर जो है हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कितना टेम्परेचर है। ये अपरेटस है विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। यहाँ पर वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम टेम्परेचर हम देंगे। कम टेम्परेचर है तो कम वॉल्यूम है। टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा। अब टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज क्यों आएगा? व्हेन द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज द गैस मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ड्यू टू इंक्रीज इन द हीट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू कंपेल ड्यूरिंग इट्स मोशन। सो मोशन के टाइम जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनका जो स्पीड होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो उनके एक दूसरे के साथ जो कोलिजन रेट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोलिजन कर लेते हैं एंड दे कैन आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो इसी तरह ये इसको पुश कर रहे होते हैं, ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये इसको पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाता है और ये इस पिस्टन को मूव कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं अपवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है या सिलेंडर जो है इसका सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज एंड कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है मीन द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के यानी यूनिट्स डिफरेंट है टेम्परेचर के। केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है। तो एट केल्विन स्केल पर अगर हम टेम्परेचर को मेजर करें तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ईच टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल जो होता है वो 273 यूनिट्स ग्रेटर होता है देन द सेम टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। यानी अगर हम डिग्री में कोई टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर उसको हम 273 के साथ प्लस करेंगे, क्योंकि डिग्री का जो केल्विन और डिग्री में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ 273 यूनिट डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से फिर यूनिट कन्वर्जन हम करते हैं अगर हमने एक यूनिट से दूसरी यूनिट में उसको फाइंड आउट करना है। फिर इसकी है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकली हम इसको ऐसे, इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा कि इंडिपेंडेंट एक्सेस पर हम टेम्परेचर लेंगे एंड वॉल्यूम जो होगा वो डिपेंडेंट एक्सेस पर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा। अगर इसी वजह से इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। V is plotted against temperature. A straight line is obtained. It shows volume is directly proportional to the temperature. जहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन होता है तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहाँ पर जो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी कुछ यूँ होगा कि अगर वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा। अगर टेम्परेचर 1 होगा वॉल्यूम 1 होगा, अगर टेम्परेचर 2 होगा वो भी 2 होगा। इसी तरह इक्वल इंक्रीज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि इफ 3 dm cube means volume, this is V1 of air is heated from 300 K, so टेम्परेचर है केल्विन है ये T1 हो गया और 400 K जो है ये T2। so, अगर कोई गैस है जिसका वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है 3 dm cube, अगर उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है और वो उसको हम इंक्रीज करें 400 केल्विन तक बाय हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर उसका वॉल्यूम ऑफ गैस एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, यानी 400 केल्विन पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। V1 हमें गिवन है 3 dm cube, V2 हमने फाइंड आउट करना है, T1 हमें गिवन है 300 के और T2 गिवन है 400 के। इसका इक्वेशन ये है, ये आपको याद होना चाहिए। हमने फाइंड आउट करना है V2, तो हम इसको अरेंज करेंगे। V2 एक जगह पर रह जाएगा, T2 जो है V1 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा और T1 अपनी जगह आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर ले, V1 3 dm cube है, T2 जो है 400 है और T1 जो है 300 है। ये दो जीरो के साथ कट हो जाएंगे, 4 3 टाइम्स तो ये आ जाएगा 12
डिवाइड बाय 3, 3 times 1 3, 3 times 4 is 12, सो 4 dm³ जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आपको ये वाला इक्वेशन आपको याद हो तो फिर आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप के एमसीक्यू जो होते हैं, ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सो आज के सेशन में हमने गैसेस जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, उनमें से जो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैसेस, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने जो 2 लॉस हैं, 40 लॉ, बॉयस लॉ, उनकी मैथमेटिकली, ग्राफिकली, डायग्रामेटिकली, सारा एक्सपेरिमेंटली हमने एक्सप्लेन किया। सो नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मैटर है विच इज़ लिक्विड, द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।